ऐसे माहौल में मेरे को लगता है, हमें ये लगता है कि सरकार फूक फूक के कदम रखना चाहती है। घनश्याम तिवारी ये बात सही कह रहे हैं क्या? व्यवहारिक बात कर रहे हैं क्या? AK वाजपेयी अलंबरदारी हम क्यों करते घूमे अभी दुनिया की? हमें अपने लोगों को सुरक्षित महफूज रखना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब दुनिया में खून की होली खेली जा रही है, तो इस खून की होली का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, जिसको अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है वो इंसान जिम्मेदार है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो बयान है, जो वहां के एक तरीके के उप प्रधानमंत्री माने आप मान सकते हैं उनको, उनका बयान बिल्कुल साफ है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने वाला था और अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू जब यह हमला करने वाला था, उससे 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री उसी इजरायल में उसी नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे। और उसके बाद जब से यह हमला हुआ, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इब्राहिम राइसी, जो कि ईरान के प्रधानमंत्री थे, 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय जो कि वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे, उनकी मृत्यु पे उन्होंने शोक संवेदना भेजी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मृत्यु पर शोक संवेदना नहीं भेजी। उल्टा जिस वक्त तेहरान में गांधी स्ट्रीट है, वहां पे गांधी अस्पताल है, जिस वक्त 2 दिन पहले गांधी अस्पताल पर इजराइल बम मार रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंग्लिश में और हिब्रू में बेंजामिन नेतन्याहू की इसकी सराहना में और समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो जहां पर इस कदर हमारे देश ने अपने विदेश नीति को, जो दमदार विदेश नीति थी, उसको दुमदार विदेश नीति बना दिया है। तो आप कह रहे हैं नेतन्याहू के आगे हम झुक गए, या दरअसल आप गब्बर बता रहे हैं नेतन्याहू को? मैं कह रहा हूं ट्रंप है गब्बर, नेतन्याहू तो सांबा है। मार्को रूबियो ने जो कहा है, गब्बर सांबा अलग छोड़ दीजिए, मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ कहा है, इस युद्ध में एक आदमी ने तय कर लिया कि वो ईरान पे हमला करेगा, वो बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका को उसका समर्थन करना पड़ा, और बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने और बाएं हाथ के रूप में अमेरिका उनका दाहिना हाथ है। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका फंस गया है इस खेल में। चला था 2-3 दिन में सब कुछ निपटा देंगे, अब तो वहां पर टकर कार्लसन सबसे बड़ा पॉडकास्टर है ये अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में भी शामिल हो गया था। चुनाव से पहले बाकायदा इंटरव्यूज किए थे। अब टकर कार्लसन कह रहा है कि नहीं नहीं, मोसाद ये बाकी जो मुल्क हैं, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE, ओमान, साइप्रस, यहां पर बम फोड़ने की फिराक में था कि नेतन्याहू चाहता है कि ये युद्ध और बढ़े, ईरान के साथ एंगेजमेंट और बढ़ती रहे। गले की हड्डी बन गया क्या? ट्रंप को लगा दुनिया ऐसे ही चला देंगे, 2 दिन में सबको सीधा कर देंगे, नहीं सीधा कर पाए। ये मार्को रूबियो की जो बात कर रहे हैं, मैं इसी में जोड़ रहा हूं टकर कार्लसन का दावा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज अगर आप ईरान की दृष्टि से देखिए, जो ईरान के इस समय वहां पे निर्णय ले रहे हैं लारीजानी, उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स अंडरग्रेड किया है, वो PhD है मैथमेटिक्स में। और उसी तरीके से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं जो निर्णय ले रहे हैं, वो एक कार्डियक सर्जन है। एक तरफ उस तरह का नेतृत्व है, एक तरफ नेतन्याहू जैसा नेतृत्व है, जो कि पूरी दुनिया को, आज दुनिया में इस युद्ध के चलते 100 करोड़ लोग परेशान हैं, 100 करोड़ एक आदमी के चलते। और हमारे प्रधानमंत्री उस इंसान की अगर समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं, या चापलूसी करते हैं, हम जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, और हमारी विदेश नीति उस इंसान के चलते, भारत का सिर्फ अगर आप स्टॉक मार्केट देखिए, भारत का 15 लाख करोड़ का वेल्थ इरोशन हुआ है। और जिस तरीके से दुबई की इकोनॉमी प्ले आउट करेगी, भारत को $100 बिलियन का नुकसान होगा। आज घर घर में होली के दिन अगर दुख का माहौल है, सामने महंगाई बढ़ने वाली है, जॉब जाने वाले हैं, इकोनॉमी रिसेशन में आने वाली है, उसका जिम्मेदार है नेतन्याहू। और नेतन्याहू के बाएं हाथ के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर नेतन्याहू का दाहिना हाथ डोनाल्ड ट्रंप है, तो नेतन्याहू का बायां हाथ देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके चलते देश की मीडिया हमारे ही देश के लोगों को यह नहीं बता रही कि आप जिस संकट में हैं, आपका 1 करोड़ लोगों का परिवार जो अलग अलग खाड़ी देशों में फंसा हुआ है, 3 लाख लोग अलग अलग एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं। आर्थिक असरात की भी बात की घनश्याम तिवारी। रुपेंद्र सचदेव क्योंकि एक्सपर्ट हैं। रुपेंद्र भाई, मैंने बताया दर्शकों को कि 19 लाख करोड़
संभावित लागत हो सकती है इस युद्ध की, अमेरिका पर यह बोझ आ सकता है। और गजा और मिडिल ईस्ट में 9,38,000 करोड़ पिछले 3 सालों में इजराइल के खर्च हो चुके हैं। ये तो अपनी जगह है, पर यह युद्ध अगर लंबा खिंचता है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, पहले दुनिया की बात करते हैं, क्या मायने होंगे इसके? थैंक यू संदीप जी, प्लेजर। नो, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए विदाउट डाउट नुकसान होगा, और अच्छा खासा नुकसान होगा, अच्छा खासा उथल पुथल होगा। क्योंकि जैसा जनरल बिशंबर दयाल कह रहे थे, ये दुनिया का दिल है, सप्लाई लाइंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। यस, सप्लाई लाइंस और इंटरसेक्शन पे बैठा है ना। ज्योग्राफिकली देखिए, हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं जब फॉरेन अफेयर्स में, तो जियो पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी एक अहम शब्द है ना। तो इस इलाके की आप ज्योग्राफी देखिए, ये इंटरसेक्शन में बैठा है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ऑल्सो द साउथ। अफ्रीका के साथ जितना ट्रेडिंग होती है सारी इसी दुबई, इन इलाकों से ट्रेडिंग कंपनीज बैठी है जो अफ्रीका की ट्रेडिंग कर रही है, राइट। ईस्ट और वेस्ट की भी हो रही है, वहां से सामान आ रहे हैं, हमारे कार्गोज आ रहे हैं। ऑयल को तो आप अभी अलग रखिए, ऑयल गैस को अलग रखिए, बाकी भी जो शिपमेंट्स है यूरोप से और अमेरिका से भारत की तरफ या एशिया की तरफ आती है, इसी तरफ से आती है। और एशिया से जब यूरोप की तरफ जाती है तो इसी रास्ते से जाती है। सबकी डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, और उसके ऊपर अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो ऑब्वियसली ये जो शिप्स है इनके नहीं, तेल की कीमतें तो आप मानकर ही चलें रविंद्र भाई। और मैं देख रहा था, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये आंकड़े, $1 पर बैरल भी कीमत बढ़े तो 55 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। $30 अगर बढ़ गया, जो कहा जा रहा है कि $100 पर बैरल चली जाएगी कीमत, तो ₹16.5 पेट्रोल महंगा हो जाएगा। एंड बाय द वे, अब कहने को कह नहीं सकते, बट केवल 100 नहीं, इस समय अंदाजन ये चल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 120 तक चली जाएगी विद इन द मंथ और सो। अब 120 पे गई तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, 55 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से कितना बढ़ गया तेल हमारा, दुनिया भर का, आई मीन हमारा भी। द पॉइंट इज स्टेपिंग बैक डेफिनेटली। और एक चीज और है, लॉन्ग टर्म में इस इलाके में जो रेमिटेंसेस भी आती है भारत को, 10 लाख करोड़ रेमिटेंसेस कम होंगी हमारी, क्योंकि जो हमारे वहां एनआरआई भाई बहन का, नॉट एनआरआई, इंडियन सिटीजन, इंडियंस वहां पे पासपोर्ट तो भारतीय ही है ना। ये निशिकांत दुबे खामखा का ज्ञान डालते हैं, सांसद हैं, सांसद को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए ना। हाँ, उन्होंने यस ये सिटीजन है, क्योंकि किसी देश में सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। अमेरिका में तभी तो रेमिटेंसेस आती है ना सर। हमारे बैंक खातों में, भारतीय बैंकों के खातों में वो पैसे आते हैं। साधारण सी बात को उलझा रहे हैं वो। विदाउट डाउट देखिए, ये जो रीजन है इकोनॉमिकली सफर करेगा। दुबई किसने इमेजिन करा था, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें वगैरह, स्टील, शाइनिंग मिरर, दिस दैट, बूम हो रहा है। नहीं, अभी मुझे संदेश भेजा जनरल बिशंबर दयाल ने कि हम चुप बैठकर अपने 1 करोड़ भारतीयों की, जिनमें सबसे बड़ा डायस्पोरा दरअसल यूएई और दुबई में तो 70% कहते हैं कि भारतीय ही है दुबई की आबादी, तो वहां पर बमबारी ईरान करे, उसमें हमारे चुप बैठने या ना चुप बैठने पर थोड़ा डिपेंडेंट है हमारे नागरिकों की सुरक्षा। देखिए, दो चीजें संदीप, वेरी राइट। अरब एमिरेट, जिसमें दुबई एक एमिरेट भी है, अरब एमिरेट की टोटल पॉपुलेशन जो रहते हैं करीब 1 करोड़ रहते हैं। 1 करोड़ में से लोकल एमिराती लोग तो केवल 20 लाख हैं। यस, 30 लाख इंडियंस हैं अरब एमिरेट्स में, हाँ, राइट। तो नंबर्स बहुत बड़ा है। पर एक चीज और है, यस हम कह रहे हैं कि हम अपने डायस्पोरा का सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, एटसेट्रा। अभी कार्नी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी डावोस पे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि आज का युग ऐसा है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप डिस्कशन में नहीं, थोड़ा हिंदी में समझा दूं, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, अगर आप मेज पर बैठे नहीं हैं तो आप दस्तरखान का हिस्सा हो गए, खान पान का। somebody will eat you, खा जाएगा कोई आपको। बिल्कुल। एंड सेकेंडली, जब आपने शुरू करा था और आप बहुत अच्छे बात पे थे, और सब ये हो रहा था कि आगे क्या होगा दुनिया में। सो जो दुनिया में फ्यूचर में होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आज के समय में क्या हो रहा है। तो अगर आज के समय में दुनिया और देश प्रोएक्टिवली फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने में अपनी इनपुट्स नहीं देंगे, तो कल का वर्ल्ड ऑर्डर तो वही होगा जो बन रहा है। क्विकली लास्ट वर्ड, एक सेइंग है नेटिव अमेरिकन में, एक दादा अपने पोते को कह रहा है कि हम हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छा भेड़िया, एक बुरा भेड़िया, दोनों आपस में लड़ते हैं, बोल कौन जीतेगा। बच्चा पूछता है दादा से, दादा मुझे पता नहीं, आप बताओ।
दादा बोलता है जिस भेड़िए को तू खाना देगा। अगर इस दौरान ये जो समय अभी चल रहा है, जब वर्ल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ये पूरा है, इस दौरान अगर हम अच्छे फोर्सफुल आइडियाज लाएंगे तो हमारा कल बेहतर होगा दुनिया का और भारत का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।